वर्ष 2002 खत्म हुए 20 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। गुजरात और वहां के लोग उस त्रासदी को काफी हद तक भूल चुके हैं और गुजरात की ग्रोथ इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन कुछ लोग, कुछ संस्थाएं हैं जो नहीं चाहते हैं कि यह घाव कभी भर सके और इसलिए जब जब मौका मिलता है वो यह जख्म कुरेदने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वो लोगों के दिलों में नफरत की आग सुलगाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी अपनी दुकानें चलती रहे। और ये हम नहीं कह रहे हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी गुजरात दंगे का मुद्दा सुलगाए रखने के लिए तिस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों को खरी खोटी सुना चुका है। लेकिन इनकी खाल इतनी मोटी है कि इन्हें ना तो अदालतों के फैसले नजर आते हैं, ना ही कायदे कानून और ना ही देश की साख। और इसलिए भले ही सारे सबूत इनके खिलाफ हों, भले ही अदालतें कुछ और कहें, लेकिन इन तथाकथित बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों के लिए तो वही सत्य है जो इनके हिसाब से गढ़ा गया, जो इनके एजेंडे के अनुरूप हो। और अगर यह एजेंडा कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ हुआ तो फिर यह टुकड़े टुकड़े गैंग तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और इनका एक्साइटमेंट फिर देखते ही बनता है। और अगर बात टुकड़े टुकड़े गैंग की हो और जेएनयू की चर्चा ना हो, जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसलिए अब जब बीबीसी ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, तो भले ही देश दुनिया में इसका विरोध हुआ हो, लेकिन जेएनयू में मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ तो जैसे खजाना सा मिल गया है। भारत में इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर ही बैन है और इसे किसी भी रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है। यही नहीं, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और ट्विटर ने भी इसे हटा लिया था। लेकिन बात एजेंडे से जुड़ी थी तो भला टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे चूक जाता। लिहाजा बैन के बावजूद इस गैंग ने जेएनयू में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान कर दिया। लेकिन सिर्फ जेएनयू ही नहीं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी पीछे नहीं रहा। वहां तो बाकायदा इसकी स्क्रीनिंग तक कर दी गई और प्रतिबंध के बावजूद इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इसे प्रदर्शित किया गया। और इसलिए आज हम बीबीसी की इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री और इसे लेकर उत्साहित टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा का डीएनए टेस्ट करेंगे। और आज एक बार फिर जेएनयू में एक्टिव होता जो ये विचारधारा रखने वाला गैंग है, जितना सक्रिय नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर भी आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप एक प्रोजेक्टर और उसके सामने कुछ गिने चुने छात्रों को बैठा देख सकते हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी। और रिपोर्ट्स के अनुसार एक स्टूडेंट यूनियन ने वहां इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी। जी न्यूज ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल लोगों से बातचीत की तो उनके पास इसकी स्क्रीनिंग के पक्ष में तर्क कम था और एजेंडा ज्यादा नजर आया। एक बार आपको सुनना चाहिए उनके एजेंडों को। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि भारत जो है वो कानून से चलता है और किसी की आलोचना अगर वो कानूनी रूप से वैध है तभी उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, कोई आईपीएस बोल रहा है, आईएएस बोल रहा है, बट वो कानून नहीं है ना। कानून तो कोर्ट कचहरी है, संविधान है। अगर कोर्ट ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है कि इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जाता है तो फिर कोई भी, वो उनकी पर्सनल उनका हो सकता है विचारधारा कि उनको अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो फिर वो कोई नहीं होते हैं रोकने वाले। आप ट्वीट जो है डिलीट करवा दे रहे हैं, आप यूट्यूब से वीडियो डिलीट करवा दे रहे हैं। किस बेस पे? बेस क्या है? सिर्फ इसलिए कि आप सरकार में हैं, आपके पास एमपी है, लोकसभा और में आपका बहुमत है तो आप कुछ भी कर देंगे। हो सकता है इनकी बातें आपको बेहद क्रांतिकारी लग रही हों और लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे भारी भरकम शब्द सुनकर आप भी प्रभावित हो गए हों। लेकिन सच्चाई यह है कि इनकी बातों में सिर्फ भारी भरकम शब्द ही हैं और तर्क पूरी तरह से नदारद है। और तर्क अगर नहीं है, ज्ञान की गंगा बहाने वालों को आज थोड़े से ज्ञान की और जरूरत है। इसलिए आज इस विश्लेषण का वो हिस्सा हम आपको बताएंगे जो इनको कांग्रेस और बीजेपी नजर आता है। जबकि हमने बार बार कहा है कि ये बीबीसी भारत के खिलाफ काम करता है, भारत की छवि खराब करने के लिए काम करता है, लेकिन शायद इनका नैरेटिव यह कहता है कि अगर बीबीसी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलता है तो यह बेहतर होगा। इसलिए उनके पास एक मौका मिलता है। उनको लगता है यह देश के खिलाफ एजेंडा नहीं है।
लेकिन सच्चाई क्या है, उस चश्मे को पहने लोगों को आज नजर आ जाएगा, जिनको सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, यानी देश के पीएम नजर आते हैं। क्योंकि भारत की सर्वोच्च अदालत ना सिर्फ गुजरात दंगों से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर चुकी है, बल्कि वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी दे चुकी है। लेकिन इस वर्ग को शायद सुप्रीम कोर्ट की या फिर भारत की न्यायिक व्यवस्था की भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इस गैंग का एजेंडा बिल्कुल साफ है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या संसद, अगर फैसला मन मुताबिक आया तो सब ठीक है, और अगर फैसला एजेंडे के मुताबिक नहीं आया तो फिर ये छाती पीटेंगे और कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है। इनका यह नारा बुलंद हो जाता है। हालांकि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही उनके इस एजेंडे की पोल खोल दी है। अब आपको वो देखना चाहिए। जो वीडियो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको बैन किया था, तो वो वीडियो को टेलीकास्ट करने में हमारा ऑब्जेक्शन है। कैंपस में बहुत सारा स्टूडेंट्स उसको ऑब्जेक्शन कर रहे। क्यों उसको ऑब्जेक्शन कर रहे? क्योंकि जो वीडियो गोधरा इंसिडेंट्स के ऊपर बना है, उसमें इस भारत के खिलाफ नरेंद्र मोदी का खिलाफ जहर फैलाते हुए बीबीसी ऐसा एक न्यूज रिलीज करते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वो भी 20 साल के बाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट देते, क्लीन चिट देते। आप बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, भारत में ह्यूमन राइट्स पूरा वायलेंस हो रहे, और आप लोग बोल रहे थे भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उसमें पूरा ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे, मीडिया के ऊपर भी वो लोग ऑब्जेक्शन से बोल के। अगर ऑब्जेक्शन है भारत में, आप लोग ऐसा टेलीकास्ट भी नहीं कर सकते। जेएनयू में भी आज यानी कि 24 जनवरी को इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी कर ली गई थी। इसे लेकर पर्चे भी बांट दिए गए थे और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दे दी गई थी। हालांकि जानकारी मिलते ही जेएनयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक वर्ग एकदम से सक्रिय क्यों हो गया है। उसकी वजह है इस डॉक्यूमेंट्री का कंटेंट। क्योंकि एक तरफ तो यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात के सांप्रदायिक दंगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें गोधरा में हुई घटना पर लीपापोती की गई है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डिब्बे में समुदाय विशेष की भीड़ ने हमला कर दिया था और इस बॉगी को आग के हवाले कर दिया था। इस अमानवीय हमले में डिब्बे में सवार 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी। ये कार सेवक अयोध्या जन्मभूमि से लौट रहे थे। बाद में एक खास तरह की विचारधारा रखने वाले वर्ग ने इस हमले को इत्तेफाक से हुई दुर्घटना साबित करने में पूरी की पूरी ताकत झोंक दी थी। एक से बढ़कर एक कहानियां गढ़ी गई, लेकिन बाद में कोर्ट ने माना यह हादसा कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके लिए पूरी तैयारियां की गई थी। और करीब 9 वर्षों बाद चले ट्रायल के बाद एसआईटी कोर्ट ने इसमें 31 लोगों को दोषी ठहराया था और 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा था। और वर्ष 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी इसे साजिश ही माना था। हालांकि उसने फांसी की सजा पाने वाले 11 दोषियों की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हमले को दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया था। और एसआईटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यानी कि भारत की पूरी न्याय व्यवस्था ने गोधरा कांड को एक सुनियोजित साजिश माना था, जिसे एक समुदाय विशेष के लोगों ने अंजाम दिया था। लेकिन बीबीसी क्या कहता है? लेकिन बीबीसी ने शायद कोर्ट का यह फैसला नहीं पढ़ा और उसके मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि ट्रेन में आग लगने की वजह संदिग्ध है, जबकि इसके लिए धर्म विशेष के कट्टरपंथियों को दोषी ठहरा दिया गया। यानी बीबीसी सही और भारत के उस स्तंभ के ऊपर सवाल उठा दिया जो न्यायपालिका कह रही है। यानी गोधरा कांड पर तो यह डॉक्यूमेंट्री दोषियों को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि वो एक विशेष समुदाय विशेष के थे, जबकि दूसरी तरफ वो दंगे का ठीकरा पीएम मोदी के सिर पर फोड़ना चाहती है ताकि उन्हें मुस्लिम विरोधी साबित किया जा सके। जबकि दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई एसआईटी ने वर्ष 2011 में पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी थी और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इस क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में जब मजिस्ट्रेट के पास याचिका दायर की गई तो उन्होंने भी इसे खारिज कर दिया। और याद रखिए, उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, ना कि बीजेपी की। इसके बाद वर्ष 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा। इसके विरोध में
जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की थी, लेकिन 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका भी खारिज कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी बीबीसी सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इससे ना सिर्फ भारत और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति उसका एजेंडा जाहिर होता है, बल्कि यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उसे एथिक्स और न्यायतंत्र पर भी कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। और इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री पर आईटी एक्ट से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं हुई है, इसमें भारत की पूरी संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है। लेकिन फिर भी अगर आज टुकड़े टुकड़े गैंग इसी प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को जेएनयू या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज में दिखाना चाहता है, तो इससे आप उनकी विचारधारा और एजेंडे को साफ तौर से समझ सकते हैं। इसलिए अब हम सीधा आपको जेएनयू ले चलेंगे, क्योंकि वहां से फिलहाल एक बड़ी खबर अभी सामने आ रही है और जेएनयू में बवाल की आशंका को देखते हुए बिजली काट दी गई है और वहां बड़ी संख्या में छात्र उस जगह पर मौजूद हैं जहां स्क्रीनिंग होनी है। और वहां हालात क्या है यह समझने के लिए हम आपको सीधा जेएनयू ले चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा मौजूद है फिलहाल जेएनयू में। जितेंद्र, बिजली काट दी गई है और इससे जुड़े जो अपडेट है स्क्रीनिंग को लेकर, क्योंकि हमने जो भी जानकारी साझा की उसके मुताबिक प्रशासन ने, जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी, लेकिन फिर यह बवाल क्यों? देखिए, सबसे पहले रोहित, मैं सबसे पहले आपको यहाँ जेएनयू का माहौल दिखा दूं। मैं गेट नंबर मेन जो गेट है जेएनयू का, वहां पर मैं खड़ा हूं और ये आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन है, सिक्योरिटी गार्ड्स है यहाँ पर और इस पूरे गेट के ऊपर सिक्योरिटी है। यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है जो जेएनयू से संबंधित नहीं रखता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ, ये जो गेट के बाहर ही है मेन रोड के ऊपर, यहाँ पर दो पीसीआर वैन खड़ी की हुई है। इसलिए खड़ी की गई है ताकि अगर किसी तरह के माहौल बिगड़ने की आशंका होती है तो तुरंत पुलिस फोर्स एक्शन में आ जाए। तो ये मैं आपको गेट की तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ जेएनयू के अंदर का जो हाल है वो आपको बताता हूँ। आपको जेएनयू के अंदर इस समय अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, गेट पर रोशनी नहीं है, सिर्फ जो कैमरे की लाइटें वो दिखाई दे रही है। करीबन आधा घंटा हो चुका है जेएनयू के अंदर की लाइट काट दी गई है। खास तौर पर जहां पर ये स्क्रीनिंग होनी थी उस एरिया की पूरी लाइट काट दी गई है। अब बात आती है स्क्रीनिंग के ऊपर। जो एसएफआई जो है और जो आयशा घोष है जो कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा था कि आज 9 बजे वो इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे, जिसको लेकर के जेएनयू ने एडवाइजरी जारी की थी कि इस जो स्क्रीनिंग है इसको नहीं चलाया जा सकता और ये बैन है और इसको प्रशासन अनुमति नहीं देगा। उसके बाद वहां पर काफी लोग इकट्ठा जरूर हुए हैं, लेकिन उनको स्क्रीनिंग की परमिशन नहीं मिली है। तो इसके बाद आयशा घोष ने ही बकायदा जेएनयू से सवाल पूछे हैं कि आखिर किस एक्ट के तहत, यानी कि जेएनयू के किस एक्ट के तहत इस स्क्रीनिंग को बैन किया गया है और किसके तहत इसको रोका जा रहा है और किस तरह से परमिशन लेने की जरूरत है। तो ये बातें वो चल रही हैं कि जो जेएनयू प्रशासन ने मना कर दिया है कि स्क्रीनिंग नहीं होगी, पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया है कि स्क्रीनिंग नहीं होगी। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, अंदर भी काफी संख्या में जेएनयू के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद है। स्क्रीनिंग नहीं हुई है अभी तक और ना ही हो सकती है, क्योंकि वहां पर इस तरह के कोई इंतजाम नहीं है जिसको जेएनयू प्रशासन ने रोक दिया है। अब जो बात आ रही है वो ये हो रही है कि जो आयशा घोष है वो ये कह रही है कि अगर स्क्रीनिंग नहीं हो रही है तो वो व्यूइंग के लिए, जिसको लेकर के किसी तरह का बैन नहीं है, यानी कि स्क्रीनिंग को लेकर के प्रतिबंधित है, व्यूइंग यानी कि वो कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मोबाइल पर लिंक भेजेंगे और उसके जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये अभी तक संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह का ये कंटेंट है उसको लेकर के सरकार ने पहले ही कह दिया है कि यूट्यूब के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यही जानकारी हमने साझा भी की जितेंद्र, और हमने बताया कि यूट्यूब से और ट्विटर से इसे हटा भी दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपने तमाम जानकारी पहुंचाई और जेएनयू की यह तस्वीर भी आपने देख ली कि फिलहाल वहां किस तरह की स्थिति और क्या कोशिश है। यानी जिस डॉक्यूमेंट्री के बारे में हमने आपको बताया कि संविधान में हम ये मानते हैं कि हर तंत्र का अपना काम होता है और न्यायपालिका के फैसलों के ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता है, और वैसे फैसले जिसमें तमाम साक्ष्य सामने रखे जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले के बाद इस देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती है और इसलिए एक बार फिर से नैरेटिव सेट करने का एक बेहतरीन और सुनहरा मौका है। तो ये अपने काम पर है। वैसे तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग कई बार एक्सपोज हो चुका है
और हम भी अक्सर इनकी असलियत आपको दिखाते रहे। लेकिन आज हम आपको जेएनयू के इस टुकड़े टुकड़े गैंग और इसके देश विरोधी एजेंडे का एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहते हैं। 9 फरवरी वर्ष 2016 को जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में एक रैली निकाली गई और राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए। जब नारेबाजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो एक बड़ा वर्ग इन्हें बचाने में जुट गया और तर्क दिए गए कि ये छात्र तो गरीबी और भुखमरी से आजादी की बातें कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कुतर्क बहुत होता है। और उन्होंने इस मौके को भी अच्छे से बुलाने की कोशिश की और देश विरोधी कोई नारेबाजी नहीं हुई, यह साबित करने पर वो लग गए। लेकिन जरा सोचिए, अगर देश विरोधी नारेबाजी भी नहीं हुई थी तो ये लोग 9 फरवरी को वहां इकट्ठा क्यों हुए थे? आखिर 9 फरवरी को ऐसा कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 फरवरी भारत के इतिहास में कोई खास जगह नहीं रखती है, सिवाय इसके कि इस दिन भारत की संसद में हमले के गुनहगार आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी और ये लोग उसकी बरसी पर इकट्ठा हुए थे। अब आप सोचिए, अगर ये लोग एक ऐसे आतंकी के समर्थन में उतर सकते हैं जिसे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई हो, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनकी भारत के संविधान और भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कितनी आस्था होगी। अब इस पन्ने के बारे में जानिए। जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो एजेंडा शुरू हुआ उसकी आंच अब केरल तक पहुंच गई है और लेफ्ट पार्टियों ने और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने इस डॉक्यूमेंट्री को जगह जगह दिखाने का ऐलान किया है और इसकी वजह से वहां बवाल भी शुरू हो गया, क्योंकि यह पूरा मामला इनके प्रोपेगेंडा, इनके नैरेटिव को सेट होता है और शायद इस डॉक्यूमेंट्री और इससे जुड़े लोगों का एजेंडा भी यही था। लेकिन आज आपको इस एजेंडे को समझने की और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, खुद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और विपक्ष से जुड़े लोग भी यही मानते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये वही बीबीसी है, ये वही बीबीसी है, क्योंकि ये बात आपको भी सुननी चाहिए जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बिरादरी है। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा ज्ञान आपके पास है और आप अपने ज्ञान से दूसरों को सिर्फ एजेंडा परोसने की कोशिश करते हैं, तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई से आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस सच को आपने देखा और नकार दिया हो। इसकी वजह यही है क्योंकि ये नैरेटिव सेट करने में आपके काम नहीं आता। और बीबीसी किस तरह से देश के खिलाफ अपना एजेंडा चलाता रहा है, ये आज देश को भी जानना चाहिए। ये वही बीबीसी है जिसने जून 1984 में जगजीत सिंह चौहान नाम के एक खालिस्तानी समर्थक का इंटरव्यू किया था, जिसमें उसने इंदिरा गांधी और उनके पूरे परिवार को मारने की धमकी देते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने की बात कही थी। और बीबीसी ने उस स्टोरी को बिना सोचे समझे प्रसारित कर दिया था और उसके कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ब्रिटेन की तत्कालीन पीएम मार्गरेट थैचर ने बीबीसी के चेयरमैन स्टुअर्ट यंग को 2 नवंबर 1984 को बाकायदा एक खत लिखा और कहा कि वो बीबीसी में सिख अलगाववादियों को मंच ना दे। उन्होंने यह भी कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ बीबीसी को अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं उनके लाइन कोट कर रहा हूं, ये लाइन जो उन्होंने लिखा था, आई डू नॉट क्वेश्चन द बीबीसी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस बट आई वुड बी failing in my duty if I do not remind you that the responsibility that does goes with the independence. स्वतंत्रता का मतलब क्या है यह समझना चाहिए। मार्गरेट थैचर बार बार यह लिखती हैं, उस खत में यह लिखा गया था कि जिस तरह से आपने मंच दिया भारत के खिलाफ, यह बहुत गलत है, इससे गलत संदेश जाएगा। और जब प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, तो उन्होंने भी उसके बाद भारत में उच्चायोग जो थे ब्रिटेन को, उनको यह साझा किया और कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो बीबीसी के लिए सही नहीं है। बीबीसी ने जो किया है यह रिश्तों पर सीधा चोट डालेगा। लेकिन बीबीसी ने उस वक्त उसे बैठाकर, उस अलगाववादी को बैठाकर एक बार फिर से भारत के खिलाफ एजेंडा सेट करने की कोशिश की थी। लेकिन बीबीसी भारत विरोधी एजेंडा चलाने में कभी भी नहीं चूका है और इसलिए वर्ष 1965 में तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी युद्ध की गलत रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी पर बैन लगाना पड़ा था। लेकिन एक वर्ग के लिए बीबीसी ही सबसे बड़ा सत्य है, शायद भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारत के संविधान से भी बड़ा। लेकिन सच क्या है यह अब आपको तय करना है। किस तरह के नैरेटिव या फिर किस तरह के
माइंडसेट के साथ आपको आगे देखना है या आपको तय करना है?